आप जानते हैं कि आज भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लोकसभा निर्वाचन की घोषणा कर दी गई है और लोकसभा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। हमारा जनपद गाजियाबाद, जिसकी लोकसभा क्षेत्र का नाम है 12 गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र, इसका निर्वाचन द्वितीय चरण में पड़ रहा है। निर्वाचन की अधिसूचना 28 मार्च 2024 को जारी की जाएगी। नाम निर्देशन लेने का अंतिम दिनांक 4/4/2024 होगा। स्क्रूटनी 5/4/2024 को की जाएगी। नाम वापसी 8/4/2024 तक है। मतदान का दिनांक यदि आवश्यक हुआ तो 26/4/2024 होगा। मतगणना का दिनांक 4/6/2024 होगा और निर्वाचन 6/6/2024 के पूर्ण कर लिया जाएगा। अर्थात मतगणना के बाद जो आदर्श आचार संहिता है उसके प्रभावी रहने का दिनांक 6/6/2024 है। रिटर्निंग अफसर के रूप में मैं स्वयं इंद्र विक्रम सिंह जिलाधिकारी गाजियाबाद रहूँगा। नामांकन हमारे कलेक्ट्रेट के कक्ष संख्या 102 ग्राउंड फ्लोर में न्यायालय जिलाधिकारी गाजियाबाद के कक्ष में होगा। 12 गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं: लोनी, मुरादनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद और धौलाना। धौलाना आंशिक जनपद में पड़ता है और आंशिक हापुड़ जनपद में पड़ता है, लेकिन पूरी विधानसभा 12 गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में पड़ती है। इसी प्रकार से हमारी एक विधानसभा मोदी नगर 11 बागपत लोकसभा संसदीय क्षेत्र में पड़ती है और उसकी विधानसभा गाजियाबाद में होने के कारण जिला निर्वाचन अधिकारी की हैसियत से निर्वाचन संबंधी कार्य जनपद गाजियाबाद में संपादित कराया जाएगा। किंतु मतगणना के उपरांत इसका रिजल्ट बागपत के रिटर्निंग अफसर को भेजा जाएगा, जिसके द्वारा उसको समेकित करके उसकी घोषणा की जाएगी। और इसी प्रकार धौलाना आंशिक का हापुड़ में मतगणना होगी और उसका रिजल्ट हमारे पास आएगा तो उसको हम समेकित करके फिर गाजियाबाद 12 गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र का निर्वाचन परिणाम घोषित करेंगे। जो हमारे यहाँ सहायक रिटर्निंग अफसर हैं वो भी आप जान लें। 53 लोनी विधानसभा के लिए श्री निखिल चक्रवर्ती हैं, जो उपजिलाधिकारी लोनी हैं। 54 मुरादनगर के लिए श्री चंद्रेश कुमार हैं, ये भी अपर उपजिलाधिकारी हैं। और 55 साहिबाबाद के लिए अरुण दीक्षित हैं, ये SDM सदर हैं। 56 गाजियाबाद के लिए अजय अम्बस्ट हैं, ये सिटी मजिस्ट्रेट हैं। और 57 मोदी नगर के लिए डॉक्टर पूजा गुप्ता हैं, ये SDM हैं, SDM मोदी नगर। इसके अलावा निर्वाचन कार्य के लिए रिटर्निंग अफसर के रूप में नॉमिनेशन लेने का कार्य स्वयं मेरे द्वारा किया जाएगा और अपरिहार्य स्थिति में वो कार्य एक अन्य ARO के द्वारा संपादित किया जाता है, जिसके लिए श्री अजय अम्बस्ट नगर मजिस्ट्रेट गाजियाबाद प्राधिकृत ARO होंगे। लेकिन स्क्रूटनी का कार्य स्वयं RO के द्वारा किया जाएगा, उसके लिए किसी ARO को नामित नहीं किया गया है। 53 लोनी में 146 मतदान केंद्र और 530 मतदेय स्थल हैं। पोलिंग स्टेशंस लोकेशन 146 हैं, लेकिन पोलिंग स्टेशन 530 हैं। इसी प्रकार मुरादनगर में 153 मतदान केंद्र, 514 मतदेय स्थल हैं। साहिबाबाद 263 मतदान केंद्र और 1127 मतदेय स्थल हैं। गाजियाबाद 56 गाजियाबाद में 119 मतदान केंद्र और 506 मतदेय स्थल हैं। मोदी नगर में 122 और 387 मतदेय स्थल हैं। धौलाना आंशिक जो मेरे जनपद में पड़ेगा वहां पर 38 मतदान केंद्र और 133 मतदेय स्थल हैं। इस प्रकार कुल 3197 मतदान केंद्र मतदेय स्थल हैं, जो पहले इनमें से जब हमने शुरुआत की थी तो 3195 थे। अब इनमें 3 की बढ़ोतरी हो गई है। बढ़ोतरी 1500 से अधिक मतदाताओं की संख्या होने के कारण हुई है और वहां पर जो एक्सिलरी पोलिंग बूथ बनाया गया है उसकी सूचना पहले से ही पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को दी जा चुकी है। सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट्स का डिटेल भी मैं आपको बता देता हूं। 27 जोन्स में हमने पूरे लोकसभा क्षेत्र को बांट रखा है, जिसके अंतर्गत हमारे 194 सेक्टर मजिस्ट्रेट पड़ते हैं। विधानसभा वार इसका ब्रेकअप अलग अलग है, वो उतना आपके काम का नहीं है। वो जिला निर्वाचन अधिकारी होने के नाते और रिटर्निंग अफसर होने के नाते हमारी व्यवस्था के अंतर्गत आता है और हम आवश्यकता अनुसार इसमें घटोत्तरी और बढ़ोतरी करते रहते हैं।
ऐसे मतदान केंद्र जो बहुमंजिला भवनों में बनाए गए हैं वो 35 हैं, उनके बारे में आपको अच्छे से जानकारी भी है। और यह मतदेय स्थल 52 है, मतलब 35 बिल्डिंग्स में 52 मतदान केंद्र हमने बनाए हैं। ये वो मतदान केंद्र है जो हाई राइज बिल्डिंग्स में बनाए गए हैं ताकि जो वहाँ के निवासी हैं उनको मतदान करने में सुविधा हो सके। तो ये पहली बार भारत निर्वाचन आयोग ने ऐसी व्यवस्था की है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से नगरवासियों से और लोकसभा क्षेत्र के निवासियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लें। कुल हमारे 39,38,845 मतदाता हैं आज की डेट पर। 29,38,845, 29,38,845। और ये मतदाता लगभग फ्रीज होने की स्थिति में है, क्योंकि आज जो मतदाता फॉर्म 6 के थ्रू आए होंगे वो आफ्टर 7 डेज जो पाएंगे तो वो काफ़ी संख्या कम होगी। और थोड़ा बहुत मतदाता नॉमिनेशन प्रारंभ होने के 10 दिवस पूर्व तक अगर किसी ने अप्लाई किया है तो वो मतदाता सूची का हिस्सा बन सकता है। लेकिन आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नाम काटने का और नाम संशोधित करने का कार्य समाप्त हो जाता है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो लगभग हमारा यही मतदाता रहेगा, 2-1 घटोतरी बढ़ोतरी इसमें हो सकती है, लेकिन ये फ्रीज है लगभग इतना ही। सर्विस मतदाता वो मतदाता कहलाते हैं जो कहीं बाहर हैं और वो अपना वोट डाल सकते हैं। उनकी संख्या 3,347 है। वो इस जनपद में उल्लेखनीय है, इसलिए मैं संख्या बता रहा हूँ, अदरवाइज बहुत कम संख्या ये रहती है। इस बार के इलेक्शन में जो मतदाता सूची के रिवीजन का कार्य हुआ है वो इंटेंसिव रिवीजन के कारण 18 से 19 वर्ष के जो पहली बार मतदाता बनने वाले युवा हैं या युवतियां हैं उनकी संख्या बढ़कर 25,748 हो गई है। ये एक बड़ी संख्या है जो पहले काफ़ी कम रहती थी। 2019 के इलेक्शन में ये काफ़ी कम थी, तो ये एक अच्छा प्रयास हुआ है। इसी प्रकार से जो हमारी मतदाता सूची है उसको इंक्लूसिव बनाने के लिए उसमें समाज का हर तबका हर वर्ग समाहित हो जाए, इसको ध्यान में रखते हुए हमने दिव्यांग मतदाताओं को विशेष अभियान चलाकर मतदाता सूची में जोड़ा है, जिसके कारण 13,602 दिव्यांग मतदाता हमारे मतदाता सूची में सम्मिलित हैं। इनमें से जो मतदाता फॉर्म 12D भर कर देंगे उनको हम उनकी इच्छा अनुसार घर में मतदान करने की व्यवस्था कराएंगे। अन्यथा ये ऐच्छिक है और ज़्यादातर लोग इस विकल्प को ऑप्ट नहीं करते। सभी लोग इस पर्व में अपने निकटतम मतदान केंद्र में जाकर मताधिकार का प्रयोग करना अच्छा समझते हैं, लेकिन एक सुविधा आयोग की ओर से दी गई है तो वो भी मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूँ। इसको और रुचिकर बनाने के लिए और ये दिखाने के लिए और ये करने के लिए, वास्तव में दिखाने की बात नहीं है, करने की बात है कि हमारी मतदाता सूची न केवल इंक्लूसिव है बल्कि हम विशेष रूप से उस वर्ग को लक्षित कर रहे हैं जिसका पोल परसेंटेज कम होता है, जो मतदाता के रूप में जिसकी सहभागिता कम होती है। इसलिए हमने कुछ विशेष बूथ बनाए हैं। जैसे हर विधानसभा में एक महिला बूथ। तो महिला बूथ का मतलब है वहाँ जो हमारी पोलिंग पार्टी होगी उसमें सारी महिलाएं होंगी, तो महिला ड्रिवन बूथ होगा। इसी प्रकार से एक हर विधानसभा में हमने युवा बूथ बनाया है। वहाँ पर जो भी हमारे कार्मिक होंगे वो सब यंग कार्मिक होंगे। और इसी प्रकार से हमने ध्यान आकर्षण करने के लिए और सबको समान अवसर देने के नज़रिए से हर विधानसभा में एक बूथ ऐसा बनाया है जो फिजिकली चैलेंज्ड हमारा कर्मी है वो उसको संचालित करेगा। अर्थात दिव्यांग जो हमारे कर्मी हैं वो एक बूथ को संचालित करेंगे। तो ये एक समझने की बात है कि अगर मेरे बूथ को मेरी महिला चला सकती है, मेरे बूथ को मेरा युवा चला सकता है और मेरे बूथ में सारी व्यवस्थाएं दिव्यांग कर्मी देख सकता है, तो महिला होने के नाते, युवा होने के नाते, दिव्यांग होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने निकटतम मतदेय स्थल पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करूं। जो हमारे मतदान केंद्र हैं 3,197, उसमें 50% प्लस मतदान केंद्रों में हमने वेबकास्टिंग की व्यवस्था की है। ये जानना आपके लिए इसलिए आवश्यक है ताकि आप ये समझ सकें कि कितने पारदर्शी तरीके से इलेक्शन कराने की तैयारी की जा रही है। तो 3,197 मतदेय स्थलों में से 1,598 मतदेय स्थलों को हम वेबकास्टिंग से कवर करेंगे। अर्थात वहाँ पर जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं उसको कंट्रोल रूम के माध्यम से मॉनिटर किया जाएगा।
ये व्यवस्था उस व्यवस्था के अतिरिक्त है जहाँ पर हम माइक्रो ऑब्जर्वर्स की व्यवस्था करते हैं और जो क्रिटिकल और वल्नरेबल एरियाज़ हैं हमारे, वहाँ पर हम स्टैटिक मजिस्ट्रेट और अन्य इंतजामात भी करते हैं। तो उसके अतिरिक्त हम सीधे 50% प्लस बूथों को अपनी निगरानी में रखते हैं। तो इससे वहाँ पर निष्पक्ष चुनाव की जो एक विश्वास होता है लोगों का, उसकी बहाली की दृष्टि से ये कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली पब्लिक स्कूल साहिबाबाद है, टीला साहिबाजपुर लोनी, यहाँ से हम लोनी विधानसभा के पोलिंग पार्टीज की रवानगी करेंगे। इसी प्रकार रामलीला मैदान कविनगर से हम मुरादनगर एवं मोदी नगर की पोलिंग पार्टीज की रवानगी करेंगे और केंद्रीय विद्यालय कमला नेहरू नगर का जो ग्राउंड है वहाँ से साहिबाबाद, गाजियाबाद एवं धौलाना आंशिक की पोलिंग पार्टीज की रवानगी करेंगे। ये व्यवस्था थोड़ा सा पिछले लोकसभा निर्वाचन की तुलना में परिवर्तित व्यवस्था है, इसलिए इसको जानना आवश्यक है। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सुरुचिपूर्ण तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से, सुविधाजनक तरीके से पोलिंग पार्टीज को सामग्री लेने में, प्रस्थान करने में और ट्रैफिक व्यवस्था को सही रखने में मदद मिल सके। लेकिन मतगणना का स्थल हमारा एक ही है और वो एक मतगणना स्थल है जो हमारा मंडी स्थल है, नवीन कृषि उत्पादन मंडी स्थल गोविंदपुरम गाजियाबाद। तो यहाँ पर मतगणना का कार्य संपादित किया जाएगा। और जो हमारा धौलाना आंशिक है, चूँकि वह हमारे लोकसभा का पड़ता है, तो उसके बारे में बता दूं कि उसकी गणना हापुड़ में जो कृषि उत्पादन मंडी समिति है वहाँ पर संपादित होगी। और मोदी नगर जो हमारे लोकसभा क्षेत्र में नहीं पड़ता लेकिन 11 बागपत लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, तो रिटर्निंग अफसर नहीं लेकिन जिला निर्वाचन अधिकारी की हैसियत से मैं बता दूं कि उसकी मतगणना नवीन मंडी स्थल हापुड़ रोड गोविंदपुरम गाजियाबाद में संपादित की जाएगी। इस संपूर्ण व्यवस्था को संचालित करने के लिए 24 प्रकार के नोडल ऑफिसर्स बनाए गए हैं जो विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं को देखेंगे। उसका आपसे ज़्यादा ताल्लुक नहीं है तो आप हार्ड कॉपी में देख लीजिएगा ताकि आपको पता रहे कि अगर हमको संपर्क करना है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हो रहा है तो हम किससे संपर्क करें। तो उसके लिए एडीएम सिटी जैसे हमारे नोडल अधिकारी हैं, स्वीप एक्टिविटीज़ है, चुनाव का प्रचार प्रसार करना है, कैसे लोगों को, मतदाताओं को रुझान, आपके दिमाग में अच्छा विचार आ सकता है। आप हमारे मीडिया पार्टनर होकर आना चाहें चुनाव के पर्व में अपनी भूमिका निभाने के लिए, तो आप सीडीओ साहब से समन्वय और संपर्क कर सकते हैं। तो वो इन गतिविधियों को देखते हैं, तो इस नज़रिए से आपके लिए सुविधाजनक होगा, तो वो आप देख लेंगे। पूरे निर्वाचन को सूचिता पूर्वक संपन्न कराने के नज़रिए से वीडियो वीविंग टीम, सर्विलांस टीम, एफएसटी मतलब जो अगर कोई फ्रीबीज वितरित हो रही होती हैं या कहीं पर कुछ गलत तरीके के अपनाए जा रहे होते हैं मतदाताओं को लुभाने के लिए, तो उसके लिए भी राउंड द क्लॉक हमारी बहुत सारी टीम्स काम करती हैं, तो उनका भी गठन कर लिया गया है। ये कई प्रकार की होती हैं, मैं थोड़ा बता देता हूं ताकि आपको जानकारी हो जाए। स्टैटिक सर्विलांस टीम, फ्लाइंग स्क्वाड टीम छापामार करने के लिए, वीडियो सर्विलांस टीम जो वीडियोस को देखती रहती है कि आप क्या निकाल रहे हैं, क्या छाप रहे हैं, वीडियो वीविंग टीम और सहायक वे ऑब्जर्वर, एडिशनल ऑब्जर्वर जो हम बनाते हैं एक्सपेंडिचर का। कैंडिडेट ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर रहा, पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर रही, जो खर्च कर रही हैं उसको शो कर रही है कि नहीं, उसको छुपा तो नहीं रही हैं। तो इन सारे कार्यों के लिए हमारे पास टीम्स हैं जो काम करती हैं और करेंगी। आज ये निर्वाचन का ये घोषणा होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है, तो उसके नज़रिए से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको आपको जानना आवश्यक है। ये आदर्श आचार संहिता न केवल सरकारी अधिकारियों पर लागू होती है बल्कि राजनीतिक दलों पर और उन उम्मीदवारों पर जो निर्वाचन में प्रतिभाग कर रहे होते हैं उन पर लागू होती है, एक कॉमन मैन पर भी लागू होती है और इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया पर भी लागू होती है। तो सबके लिए अलग अलग मॉड्यूल हैं और उनको आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथ ही पूर्व के अनुभवों के आधार पर मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी इस प्रकार की खबरें प्रकाशित होती हैं जो किसी न किसी राजनीतिक दल या
उम्मीदवार को सपोर्ट करती हुई दिखती हैं। वो खबरों की शक्ल में प्रचार होता है। जैसे आप लिखेंगे फलां के पक्ष में चली लहर, तो आप ये कहने वाले नहीं होते। आपको इस प्रकार की खबर प्रकाशित नहीं करनी है, और अगर आप इसको प्रकाशित कर रहे हैं तो आपको उसको घोषित करना है कि ये विज्ञापन है। तो इस प्रकार की जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो हर तबके के लिए है। उस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है। वो भी हम आपको अभी प्रिंटेड फॉर्म में जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथियों के लिए आचार संहिता है वो हम कम्युनिकेट कर देंगे। कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, जैसे टीवी विज्ञापनों के बारे में बात है, तो टीवी चैनल, केबल नेटवर्क, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इसमें किसी भी दल से संबंधित विज्ञापन अगर आप प्रकाशित करते हैं तो उसको पहले हमारी स्क्रूटनी टीम से सत्यापित कराना पड़ेगा। उसका क्या मैटर है इसको हम प्रमाणित कर देंगे, तब वो प्रकाशित होगा। तो अगर कोई आपको अप्रोच करता है तो आप कहिए इसको पहले आप सत्यापित करा के लाएं, ताकि आपकी जिम्मेदारी समाप्त हो जाए और उसकी भी जिम्मेदारी समाप्त हो जाए। हमारी प्रमाणित प्रति आपके पास होना चाहिए कि आपने जो कहा था वो छापा है। ऐसा इसलिए है, जरूरी नहीं कि आप उस नज़रिए से उसकी स्क्रूटनी कर पाओ जिस नज़रिए से हम करते हैं। क्या उसमें धर्म को लेकर, जाति को लेकर कोई निंदनीय टिप्पणी, कोई व्यक्तिगत आक्षेप इत्यादि तो सम्मिलित नहीं है। इन पहलुओं से हम उसका सत्यापन करते हैं, तब हम उसको वेरीफाई करते हैं, तब वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया या उसमें छपता और चलता है, स्पेशली चलने वाले केस में। तो ये बहुत आवश्यक है। निर्वाचन अवधि के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सरकारी कोष की लागत पर पार्टी की उपलब्धियों के संबंध में विज्ञापन बैन होगा। तो चाहे सोशल मीडिया हो या कोई और मीडिया हो, आपको अगर कोई भी प्रचार, सरकारी प्रचार सरकार के खर्चे पर, आप कैंडिडेट के खर्चे पे करो, हम उसके खर्चे पे जोड़ लेंगे, लेकिन सरकारी खर्चे पर आप कोई भी प्रचार प्रसार अब इस पूरे ड्यूरेशन में फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, जब तक कि इलेक्शन की अधिसूचना डिनोटिफाई नहीं हो जाती, डिनोटिफिकेशन की अधिसूचना नहीं जारी हो जाती, तब तक आप पर यह प्रतिबंध आयत रहेगा। अगर कोई खबर आपके अखबार में छपती है और वही खबर दूसरे अखबार में छपती है शब्द ब शब्द, तो ये माना जाएगा कि वो खबर नहीं, विज्ञापन, राइट। तो आपकी खबर होनी चाहिए, आपका विज्ञापन होना चाहिए। ये आपको, हाँ जी। अब भाई इसका मतलब नहीं कि थोड़ा बहुत शब्द परिवर्तित करके उसका भाव हम लोग पकड़ लेते हैं। भाई एक ही उम्मीदवार की सफलता का अनुमान लगाना, फला चल रहे हैं रेस में आगे, इस टाइप की जो खबरें आप प्रकाशित करते हैं वो मतदाताओं को दिग्भ्रमित करती हैं। और इसीलिए आप देखते होंगे इलेक्शन डिक्लेरेशन के साथ ये जो आपका ये जो पोल सर्वे होता है उस पर रोक लग जाती है, और एग्जिट पोल पे भी रोक लग जाती है तब तक जब तक कि सारा निर्वाचन कंप्लीट नहीं हो जाता। इसके बाद पहले फेज वाइज आप एग्जिट पोल करते थे, अब नहीं है। अब जब सारे फेज खत्म हो जाते हैं और मतगणना केवल रह जाती है, तब किसी पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं हो, तो भविष्य उसका ईवीएम में कैद हो गया, तब आप अपना एग्जिट पोल दे सकते हैं। इन बातों का ख्याल रखना है आपको, जिम्मेदारी ज़्यादा है। एक बात ध्यान रखिएगा, सोशल मीडिया में डाली गई कोई भी चीज़ आप सोचो कि अब ये हमारे रडार में नहीं है, तो आप चूक करेंगे, क्योंकि न केवल आप क्रिमिनल एक्ट कर रहे होंगे बल्कि आप हरदम के लिए बैन हो जाएंगे। जो दंड मिलेगा वो अलग है, और ये किया जा चुका है चंदौली के केस में और कहीं दूसरी जगह के केस में। गलत खबर प्रकाशित किया सोशल मीडिया में ईवीएम को लेकर और उनको लेकर क्रिमिनल मुकदमा हो गया। और मैं आपको बता दूं, इसके लिए स्टेट नोडल अफसर की तैनाती पुलिस के द्वारा की जा चुकी है, जो आपके कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए, डिलीट करने के लिए संज्ञान लेकर जिस भी आपके प्लेटफॉर्म में ये है, यूट्यूब, व्हाट्सएप, जिस पे भी है, तो वो सोशल मीडिया का जो भी प्लेटफॉर्म है वहाँ से बैन तो होगी, आपका पर्पज डिफीट करेगा, उसका खंडन आएगा। लेकिन इतना काफ़ी नहीं कि आपने एक शैतानी कर दिया और निकल गए, उसको लेकर क्रिमिनल कार्रवाई भी हो जाएगी। तो ये नया एक बात है जो समझने की ज़रूरत है। दूसरे, हम और आप कई बार
असावधानी पूर्वक जो सामग्री आती है उसको आगे परोस देते हैं। आपको आया, आपने उसको आगे भेज दिया। एक जिम्मेदार शहरी और नागरिक होने के नाते आप लोगों से भी अपील है और आपके बहुत सारे अनियंत्रित साथियों से भी मेरी अपील है कि वो बिना सोचे विचारे इसको आगे फैलाए ना, क्योंकि आपके हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट है वो दोधारी तलवार है, उसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ सकता है। ये धमकी भी है और सुझाव भी है। आप बचे रहें, इसलिए मैं सुझाव देता हूं। आप करोगे तो धमकी है, मैं छोड़ूंगा नहीं। आप पकड़ में आओगे तो कार्रवाई हो जाएगी। आपका मतलब जो आपके ऐसे लापरवाह साथी हैं, अगर आप उनमें से हैं तो अपने को भी उसमें शामिल कर लें, नहीं है तो कोई बात नहीं। एक तो कोई भी प्रिंटिंग प्रेस का व्यक्ति बिना सूचना दिए हुए कोई प्रिंटिंग सामग्री प्रिंट नहीं कर सकता। तो उसको हर प्रति में लिखना होगा कितनी कॉपी पे है, क्या सामग्री, क्या कंटेंट है, और उसकी प्रायर सूचना हमको देनी पड़ेगी। तो ये हम उनको भी, सारे प्रिंटिंग प्रेस को भी सूचित कर रहे हैं, ताकि हम उसको इलेक्शन के खर्चे के नज़रिए से उससे बुक कर सकें। यानी कि आपने एक पंपलेट छपवाया और कितने पंपलेट छपे नहीं मालूम, तो आप शो कर दोगे 10,000 और छाप लिया आपने 10 लाख, तो उसमें वो किस, हाँ, वो संख्या उसमें आना आवश्यक है। तो ये आपसे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं, लेकिन कुछ साथी ऐसे हो सकते हैं जिनका अखबार का प्रिंटिंग प्रेस हो और साथ साथ ये काम भी होता हो। दूसरी बात मैं बता दूं आपको, हम लोगों ने पोल परसेंटेज बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए। आप इसको सकारात्मक रूप से अपने माध्यमों से लोगों तक पहुंचाइए, ताकि उनकी जड़ता टूटे, उनका कर्तव्य बोध जागे, थोड़ा उनको झिझोड़िए, थोड़ा उनको हिलाइए। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, हम उन सबसे खराब जनपदों में हैं जिनका मतदान प्रतिशत सबसे कम रहता है, और इसकी रीजन्स वही हैं कि हमारा शहरी मतदाता में थोड़ा सा वोटर अपैथी है, निकल के जाना नहीं चाहता है, वर्किंग पॉपुलेशन है, फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स में बिल्डिंग में रहते हैं, आदि 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 बहुत सारे रीजन्स हैं। इस बार उन रीजन्स को एड्रेस करने की कोशिश की गई है। कुछ लोग ये कारण बताते हैं कि साहब हम उस दिन हम वर्किंग हैं और हमको दिल्ली में छुट्टी नहीं होती, इसलिए हमको वहाँ जाना पड़ता है। लोकसभा क्षेत्र में तो हम छुट्टी कर देते हैं। 25 मई है। हाँ जी, 25 में है। 25 तो मतलब हमारे फेज से अलग है। तो देखिए, हो सकता है उसके लिए हमने रिक्वेस्ट किया है, हो सकता है वहाँ पर अवकाश घोषित किया जाए, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तो क्या क्या उपाय किए गए हैं मैं बता दूँ। शुरुआत होती है सबसे पहले मतदाता सूची की क्लीनलीनेस से। अगर हमारी मतदाता सूची पहले से ही खराब है तो पोल परसेंटेज हमारा नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उसमें गलत वोटर पहले से सम्मिलित है। इसको एक बड़ा इंटेंसिव अभियान चलाकर क्लीन किया गया है। तो बहुत सारे लोगों के नाम काटे गए हैं जो मृतक हो गए हैं या परमानेंट शिफ्ट हो गए हैं, और बहुत सारे नए उपाय किए गए हैं। जैसे फॉर्म 8 इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि एक जगह अगर आपका नाम है मतदाता सूची में, आप दूसरी जगह चले गए हैं, तो आप फॉर्म 8 भरकर अपना नाम कटवा के दूसरी जगह अपना नाम जुड़वा लें। पहले क्या होता था, हमारे पास फॉर्म 6 भर देते थे, नाम जुड़ जाता था, लेकिन पहली जगह पर नाम हमारा बना रहता था। तो ये एक नया प्रयोग किया गया है, तो इससे हमारी मतदाता सूची क्लीन हुई है। दूसरे, घर घर जाकर सत्यापन करने के कारण मतदाता सूची सही हुई है। तो एक पहला प्रयोग ये कि मतदाता सूची शुद्ध हो जाए, मतदाता सूची शुद्ध करने का काम कर लिया गया है। दूसरा प्रयोग, मतदाता सूची ज़्यादा इंक्लूसिव हो जाए, जो वोटर है वो वास्तव में शामिल हो जाए। तो ऐसा भी किया गया है। मैंने आपको आंखों से बताया कि इतने दिव्यांग, इतनी महिलाएं, इतने 18 से 19 वर्ष के व्यक्ति और इतने 18 से 30 वर्ष के व्यक्ति, तो वो शामिल हो गया। एक तीसरा प्रयोग ये किया गया है कि जितनी हमारी हाई राइज बिल्डिंग है उनमें ये शिकायत रहती थी, तो वहाँ पर हमने उसको बूथ बनाया। तो ये तो संस्थागत प्रयोग हैं जो हमने किए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जिसके तहत हमने साल भर पहले से तैयारियां करके हम इस स्थिति पर लाए हैं कि आज हम कह सकते हैं कि मेरी मतदाता सूची पहले की तुलना में बहुत अच्छी है। हमने मतदाताओं के लिए बेहतर उपाय किए हैं और इससे हमारा मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। दूसरी बात, जो ये तो हार्डवेयर की बात हुई है, सॉफ्टवेयर पे आइए कि इसके बावजूद अगर आपको वोट नहीं डालना है तो नहीं डालेंगे, तो हम आपको जागे हुए व्यक्ति को कैसे जगाएं, ये एक समस्या है। इसमें आप हमारी सहायता करें। हम निरंतर इस आशय की अपील करते हैं, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में, रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में हम जितने आयोजनों में जाते हैं, चाहे वो सरकारी आयोजन हो या निजी क्षेत्र के आयोजन हो, व्यक्तिगत आयोजन हो,
जहाँ भी हमको लोग मिलते हैं हम उनसे अपील करते हैं कि भाई आपकी जिम्मेदारी है, आप इसका निर्वहन करें। स्कूलों में, कॉलेजेस में, जहाँ जहाँ संभव है हम जाते हैं और अपनी बात रखते हैं कि लोग निकल कर आएँ। ये बात आपको भी रखनी पड़ेगी। हमारे सीडीओ साहब और हमारी पूरी टीम जो स्वीप की एक्टिविटीज़ में लगे हुए नए नए प्रयोग कर रहे हैं लोगों तक पहुंचने के लिए, कभी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पहुंचते हैं, कभी कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ के माध्यम से पहुंचते हैं, अपील के माध्यम से पहुंचते हैं, यूथ आइकॉन इत्यादि के माध्यम से प्रचार प्रसार करते हैं। अस्पताल में आप दवाई लेने आए तो उसमें मतदान जरूर करें, आपका अधिकार इस टाइप की पर्ची लग के मिलेगी। पेट्रोल पंप में आप जाओगे, पेट्रोल भराओगे, रसीद लोगे। अभी हमने अपील की है कि मॉल जो हमारे यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं वो अपने मॉल को इस तरीके से सजाएं कि लगे कि हमारा फेस्टिवल है। जब आप बार बार देखते हो इलेक्शन 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 तो आप हैमर करता है आपके दिमाग से, लगता है अरे भाई मैं कुछ करूं, मैं कुछ करूं, डालूं, तो एक माहौल बनता है। माहौल के कारण आप वोट डालने के लिए जाते हैं। जो आपको कैरी बैग्स हैं उनमें हमारी बात आ जाए। हमारे यहाँ जो राशन रेगुलर वितरण चूँकि होता है तो उसमें जो आते हैं लाभार्थी उनको हम अप्रोच करते हैं भाई वोट जरूर डालिए, जिसको भी डालना है डालें लेकिन वोट जरूर डालें। तो इस प्रकार से वोटर जागरूकता को लेकर ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। जो हमारे आउटरीच है उसको हम बढ़ाने के लिए जो हमारी RWA हैं, जो हमारे इंडस्ट्री एसोसिएशन के सदस्य हैं, जहाँ पर लोग बल्क में काम करते हैं या रहते हैं, उन सबको हम अप्रोच कर रहे हैं और किया भी है। हम अपने मतदान दिवस के अवकाश को अवकाश न माने, वो एक पर्पस के लिए दिया गया अवकाश है। हमारे पास और भी बहुत सारे अवसर हैं जब हम आराम कर सकते हैं, धार्मिक स्थल पे जा सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं या आपस में गप मार सकते हैं, लेकिन वो एक दिन ऐसा है जिसमें 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे केवल एक्सरसाइज। आपको जाना है, हो सकता है हाफ एन आवर लग जाए, आपको खड़े रहना है, अपना मतदान का प्रयोग करना है और चले आना है। एक अंतिम बात मैं कर दूं कि हमने और क्या प्रयास किए हैं। इस बार हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारी जो मतदाता सूचना पर्ची है, जिसको कहते हैं मतदाता पर्ची, एक नोन नेम है, वो हम उसको वितरित कराएंगे इलेक्शन डे, पोल डे के 3 डेज या 5 डेज पूर्व। नियम 5 दिन का है कि 5 दिन पहले हम उसको प्राप्त कराएंगे। आप हमारे माध्यम से अपील कर सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या निर्वाचन में भाग लेने वाले उम्मीदवार हैं, उनका बूथ लेवल असिस्टेंट एक होता है, उनको बनाना चाहिए। वो बूथ लेवल असिस्टेंट उनका सहयोग लेकर मेरे BLO का जाकर वो पर्चियां बंटवा सकता है। तो उससे 2 फायदे होंगे, आउटरीच हो जाएगी, मतदाता तक अगर उसकी सूचना पहुंच गई कि मेरा इस बूथ पर, इस क्रमांक पर और इस एड्रेस पर वोट है, तो वहां पर जाकर वोट डालेगा। उस पे रूट भी है और उस पे वो भी है, QR कोड भी स्कैन करके वो उसको देख सकता है। सारे संसाधन। अब मैं आपको उदाहरण स्वरूप बताऊं, एक बच्ची का मतदाता सूची में नाम देखने में मुझे आधा घंटा लग गया और मैं भी नहीं खोज पाया, क्योंकि 4 मैं उसका बूथ डे पर गया था, 4 बूथ थे वहां पर। अब मैं किसको किसको देखूं, तो अंत में मैंने कहा तुम अपना फ़ोन नंबर नोट करा दो, तुम्हारी मतदाता सूची में हम देखकर बता देंगे। और ये कह के मैं चला आया, मैंने अपने तहसीलदार को बताया, देख के उस लड़की को कम्युनिकेट करो। उस लड़की ने पूरा देख डाला, वो BLO ने देख डाला, उसका नाम नहीं खोज पाए। और जब उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उसका नाम देखा और उसको कम्युनिकेट किया तुम्हारा क्रम संख्या इतने इतने पर नाम है, तो उसका नाम मिल गया। अदरवाइज उसको लग रहा था उसका नाम कट गया है और पिछली बार मतदाता सूची में उसने नाम डाला था। तो आंखों से देखना, एक 1500 लोगों के नाम में अपना नाम हो सकता है मिस हो जाए, लेकिन इस तरीके से आपका नाम मिस नहीं होगा। तो अगर आपको मतदाता सूची मिल गया का क्रमांक मिल गया तो आपको वोट डालने में सहजता और आसानी हो जाएगी। तो मतदाता पर्ची वितरित कराने का मैं कार्य करूंगा। लेकिन अगेन ये सारे उपाय उन लोगों के हैं, उन लोगों के लिए हैं जो जागते हुए नहीं सो रहे हैं। अगर आप जागते हुए सो रहे हैं तो आपको आपका आलस्य मुबारक। हमारे लोकतंत्र में आपका कोई योगदान नहीं है। आपने फोटो पहचान पत्र को ऐसे ही इस्तेमाल किया जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, जैसे आपका परिचय पत्र कोई और परिचय पत्र, उसी प्रकार से एक परिचय पत्र आपके बकेट में एक और आ गया है। इसके अलावा आपका कोई योगदान नहीं है। 85 प्लस और दिव्यांग हमारे चिन्हित है। हाँ, ये सब चिन्हित है। अब हमको उनको अप्रोच करके उनसे 12D लेना है। 12D उनकी सहमति है और घोषणा है
कि मैं इन कारणों से मतदान केंद्र में नहीं जा सकता, तो आप आके मेरा मतदान किसी करा। ने कोई डेट या तिथि निर्धारित की गई है? वो 7 डेज रहता है इलेक्शन के, जो हमारा मतपत्र जब तैयार हो जाता है तो वो भी समय है उसमें, और वो हमारी एक्सरसाइज है, हम उसको अपने तय करते हैं और उसमें पॉलिटिकल पार्टीज को और निर्वाचन में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को इन्वॉल्व करते हैं, ताकि उनका भी आदमी उसमें रहता है, तो वो पारदर्शी तरीके से होता है, वीडियोग्राफ होता है, वो होता है। लेकिन उसको हमें जबरदस्ती प्रमोट नहीं करना है, वो उनके लिए है जहां पर वास्तव में उनको कठिनाई है, तो हमारी आउटरीच रहे। भारत निर्वाचन आयोग अपने एक मतदाता के लिए भी अपनी पोलिंग पार्टी भेजता है, एक मतदाता के लिए भी हमारी पोलिंग पार्टी 4 लोग जिसमें होंगे, यानी रिटर्निंग अधिकारी गया वोट डलवा चला आया, या मतदाता को उठाया, लाओ यार यहीं वोट डाल दो, तुमसे ज्यादा श्रम करना पड़ेगा। उस एक मतदाता को भी कोई चैलेंज कर सकता है, तो उसको चैलेंज करने का उसका अवसर समाप्त न हो जाए, इसलिए 5 लोगों की टीम वहां जाकर और फोर्स की टीम वहां जाकर उस एक मतदाता का इलेक्शन कराती है, और एक मतदाता जब वोट डाल लेता है तो चले नहीं आते हैं, इलेक्शन क्लोज होने तक, पोल क्लोज होने तक वेट करते हैं कि इस एक मतदाता को भी कोई चैलेंज करने वाला चैलेंज वोट आ सकता है, तो उसका टेंडर वोट डलवाना पड़ सकता है, आदि आदि आदि। तो ये व्यवस्था लोकतंत्र की खूबसूरती को दिखाती है। गाजियाबाद की ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।